मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा और नौकर सभी वापस लौट आए। नगर में प्राचीर कर दिया कि लौटते समय शेर ने हमला कर दिया और रानी को खा लिया। अब उसमें जो कोई अविश्वास भी करे तो क्या कर लेगा। इस तरह से रानी का झंझट खत्म हुआ। राजा ने 16 साल की रूपसी से विवाह कर लिया। पूरे राज्य में सबको मालूम हो गया था कि रानी को शेर ने खा लिया। राजा ने 16 साल की लड़की से दूसरा विवाह कर लिया है। उधर डायन से पीछा छुड़ाने के लिए अमरदीप तालाब में कूद गया। वह तालाब भी ऐसा नहीं था, मीलों तक फैला हुआ था। विशाल तालाब था जिसमें से मछलियां पकड़कर पूरे राज्य को भेजी जाती थी और राजमहल के भोजन के लिए भी जाती थी। आज भी महल का रसोइया नौकर को लेकर वहां मछली लेने के लिए आया हुआ था। मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने जाल डाला, अमरदीप उनके जाल में फंसा। जाल दो लोगों के खींचने से भी नहीं खींचा जा रहा था। कई लोगों ने जब मिलकर खींचा तब देखा कि उसमें तो कोई युवक फंसा हुआ था। अब सारे मछुआरे राजकुमार को पहचानते नहीं थे। वहां चीख पुकार मच गई कि जाल में एक लड़का फंसा है। यह कोहराम सुनकर रसोइया भी वहां पहुंच गया तो वह राजकुमार को देखकर चौंक गया, लेकिन उसने अपने मन के भाव चेहरे पर प्रकट नहीं किए और नौकर को भी मना कर दिया। मछुआरों के सामने एकाएक वह दहाड़े मार कर रो पड़ा। हाय मेरे बेटे, यह तूने क्या किया? तुझे कोई दुख था तो मुझे बताता। यहां कूदकर आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कहकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। मछुआरे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे। अमरदीप की पीठ दबाकर पानी निकाला गया तो उसको होश आ गया। उसने चारों तरफ का नजारा देखा, लेकिन वह बोला कुछ नहीं, चुपचाप पड़ा रहा। उसको होश में आते देखकर मछुआरे भी मछलियां पकड़ने चले गए। राजकुमार को रसोइया अपने घर ले आया और उससे सारा हाल चाल पूछा तो राजकुमार ने अपना पूरा वृत्तांत कह सुनाया। रसोइये ने कहा, कुंवर जी, तुम सब चिंता छोड़कर अभी मेरे पास रहो। जब तुम ठीक हो जाओ तब महल में जाना। क्या पता डायन कहीं छुपी हो। पहले देख लो उसका हाल चाल, फिर वैसे ही करना। राजकुमार उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न था। उसके निश्चल प्रेम ने उसे अभिभूत कर दिया था। 3-4 दिन वह वहां रहा। वह बिल्कुल ही ठीक हो गया था। रसोइया रोज महल में भोजन बनाने जाता, वहां की खबरें उसे सुनाता और आज रसोइये ने जो खबर सुनाई थी उसे सुनकर तो बिल्कुल भी भौचक्का ही रह गया। राजमहल के समाचार बहुत ही चौंकाने वाले थे। रसोइये ने राजकुमार अमरदीप को बताया, मैंने सुना है कि राजा ने एक 16 साल की लड़की से विवाह कर लिया है और रानी को जंगल में शेर ने खा लिया है। यह सुनकर राजकुमार चौंक पड़ा। मां को शेर ने खा लिया? वह वहां क्या करने गई थी? जरूर इसमें कुछ ना कुछ चक्कर है। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। 16 साल की लड़की से विवाह? तो क्या उसी डायन से पिताजी ने विवाह कर लिया है? यह सोचकर वह बेचैन हो उठा। उसने निश्चय कर लिया कि आज वह महल में जाएगा और अपनी आंखों से देखकर सारी बातों का पता लगाकर आएगा। दूसरे दिन जब रसोइया भोजन बनाने के लिए गया तो राजकुमार भी अपना भेष बदलकर उसके साथ गया। रसोइये ने नौकरों से उसका परिचय अपने बेटे के रूप में कराया और कहा, अब से मेरे साथ ही भोजन बनाया करेगा। बस महारानी जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। भोजन बनाने के लिए वह महारानी से आज्ञा लेने के लिए गया तो देखा महारानी तो नहीं, लेकिन नई महारानी थी जिसे उसने दूर से देखा और देखकर ही चौंक गया। यह तो वही डायन थी। वह तो अपनी मां को देखने की उम्मीद से आया था। अब उससे मिलकर क्या करता? वापस घर आकर वह बड़ी ही चिंता में बैठा हुआ था कि यह तो अनर्थ हो गया, लेकिन वहां मेरी मां क्यों नहीं थी? राजकुमार अमरदीप के तालाब से निकलने की घटना के बारे में रसोइये ने बेशक नौकरों को बताने से मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे यह खबर नई रानी को मालूम हो गई।
शायद उसी नौकर ने बताई हो या किसी और ने, लेकिन जैसे रानी के गायब होने की घटना राजकुमार अमरदीप को मालूम हो गई, वैसे ही उसके तालाब से निकलने की घटना नई रानी अर्थात उस डायन को भी मालूम हो गई थी। नतीजा यह हुआ कि जिस दिन उसका विवाह हुआ उसी दिन उसके सर में भयंकर दर्द हुआ। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत ही नौकर से राजवैद्य को बुलवाया। सभी वैद्यों ने इलाज किया, सबने अपनी समझ से अच्छी दवा दी, लेकिन रानी का सिर दर्द सही नहीं हुआ। अजब सा सिर दर्द था जो ना कोई हकीम ठीक कर सका, ना कोई वैद्य और ना कोई दवा। बड़ी बड़ी दूर से इनाम के लालच में वैद्य आते और अपना इलाज करके असफल होकर लौट जाते। राजा बहुत ही चिंतित बैठे हुए थे कि अब क्या हो सकता है। तभी कराहते हुए नई रानी ने कहा, मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है अगर शेरनी का दूध लाकर कोई दे दे, तो वह सिर में लगाने से ठीक हो जाएगा। शेरनी का दूध? राजा ने कहा, वह कैसे मिल सकता है? नई रानी बोली, क्यों नहीं मिल सकता? आपके यहाँ रसोइये का जो बेटा है वह ला कर देगा। वह बहुत ही साहसी और वीर है। आप उसे हुक्म दीजिए। यही इलाज है, यही दवा मिलेगी तभी मैं बच पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बच पाऊंगी। ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने चिल्लाने लगी। उसका कराहना रोना चिल्लाना राजा से नहीं देखा गया। उन्होंने तुरंत ही आदेश देकर रसोइये को बुलवाया और रसोइये से कहा, जाओ अपने बेटे से कहो कि वह जंगल से शेरनी का दूध लेकर आए। रसोइये ने जैसे ही आदेश सुना उसकी सांस रुक सी गई। मन में सोचने लगा, तब बचा तो अब नहीं बचेगा। वह अपने घर चला गया। सोच विचार में बैठा था, तभी अमरदीप ने पूछा, क्या हुआ बाबा जो आप इतनी चिंता में बैठे हुए हैं? रसोइये ने कहा, रानी ने आदेश दिया है कि तुम्हें शेरनी का दूध लाना है। उनके सिर में दर्द हो रहा है, उसी से ठीक होगा। अमरदीप ने हंसते हुए कहा, आप क्यों घबराते हैं? पहले मैं राजा के पास जाता हूं। अमरदीप अपना भेष बदलकर दरबार में गया। ढीले ढाले कपड़ों से अपने सारे शरीर को छिपा ही रखा था, यहां तक कि मुंह पर भी कपड़ा बांधे हुए था। राजा ने कहा, यह मुंह पर कपड़ा क्यों बांधे हो? उसने कहा, महाराज, मेरा चेहरा जला हुआ है, देखकर सभी लोग डर जाते हैं, इसलिए हर समय मैं कपड़ा बांधे रहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, मैंने सुना तुम बहुत बहादुर और वीर हो। जाओ, रानी के इलाज के लिए जंगल से शेरनी का दूध लेकर आओ। अमरदीप राजा के सामने जाकर बोला, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। अगर शेरनी का दूध लाने में मेरी मृत्यु हो गई तो उनका लालन पालन कौन करेगा? इसलिए आप पहले उनकी आजीविका का इंतजाम कर दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। नहीं तो आप चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी उनका एकमात्र सहारा हूं। उसका यह जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो। तुरंत ही उन्होंने आदेश दिया, इसके माँ बाप के लिए इसको 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। अमरदीप ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर रसोइये को दे दी और अपने आप शेरनी का दूध लाने के अभियान पर निकल पड़ा। रसोइया बहुत चिंतित था, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने कहा, बेटा, तुम यहां से भाग जाओ। अमर ने कहा, भागना कायरों का काम है, क्षत्रियों का नहीं। यहां छुपा तो मैं इसलिए हूं कि मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, उसकी मायावी शक्तियों से सीधा नहीं लड़ पाऊंगा। जैसे वह चालाक है, उससे वैसे ही चालाकी से निपट लूंगा, तो मेरी जान भी बच जाएगी और काम भी बन जाएगा। मैं भी कोई ना कोई तरकीब निकाल कर फिर निपट लूंगा। ऐसा कहकर वहां से रवाना हो गया। घोड़े पर सवार होकर वह घने जंगल से होकर जा रहा था। अभी जंगल के मध्य ही पहुंचा था। उसने सोचा, थोड़ा सुस्ता लूं। वह घोड़े से उतरा। घोड़े की लगाम उसने पेड़ से बांधी और थोड़ी दूर पर उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा,
लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा, लगता है यह मेरे मन का वहम है। लेकिन नहीं, थोड़ी देर बाद उसे फिर से कराहने की आवाज सुनाई दी। अब उसने ध्यान लगाकर सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्त्री धीरे धीरे स्वर में कराह रही है। उसने आवाज की तरफ ध्यान दिया और उसी तरफ बढ़ा तो देखा कि एक कुएं के बराबर गहरा गड्ढा है और उसमें एक स्त्री पड़ी हुई है। उसके ऊपर डालियां वगैरह हैं, उनमें वह फंसी है। अपने आप निकल भी नहीं सकती, गहरा गड्ढा था। उसने ऊपर से आवाज दी, आप ठीक तो हैं? आश्चर्य से भरी आवाज आई, बेटा तुम जिंदा हो? अब राजकुमार ने पहचाना कि अरे, यह तो मेरी मां की आवाज लगती है। उसने झटपट अपने साफे को खोलकर नीचे डाला और कहा, आप यहां कैसे? आप इसे पकड़ लो और उसे पकड़कर ऊपर चली आओ। उस स्त्री ने, जो कि असल में अमरदीप की मां रानी मिथिला थी, उस साफे को पकड़ा और राजकुमार ने उसे ऊपर खींच लिया। ऊपर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा आ गए, और मैं अपने जिंदा रहने की भी उम्मीद खो बैठी थी। अपनी मां की यह दुर्दशा देखकर राजकुमार की आंखों में भी आंसू भर आए थे। मां, यह सब कैसे हुआ? मिथिला ने बताया कि हम सब यहां घूमने आए थे कि अचानक हाथी ने हमला कर दिया। महाराज हाथियों को भगाने के लिए गए थे, तभी हम लोग भागे। मैं धोखे से गिर पड़ी। बेचारे मिथिला को षड्यंत्र के बारे में पता नहीं था, लेकिन राजकुमार अमरदीप सब समझ गया। उसने मन ही मन में दांत पीसते हुए कहा कि वक्त आने दो, इसका भी बदला लूंगा मैं। अब राजकुमार रसोइये के घर में अपनी मां को लिवा कर लाया। रसोइया देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महारानी जी, आप? राजकुमार ने कहा, आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए, कोई कष्ट न होने पाए, और खबरदार किसी को कानो कान खबर भी न लगने पाए। मैं अब जा रहा हूं। रानी की देखभाल का जिम्मा रसोइये को सौंपकर वह फिर से चल पड़ा। अब उसके दिमाग से एक बोझ उतर गया था, और वह बोझ था उसकी मां की खैरियत का। उसकी मां सही सलामत थी। अब उसका मन प्रफुल्लित था। वह मगन होकर घोड़े पर चला जा रहा था। अभी जंगल के दक्षिण की तरफ पहुंचा भी नहीं था कि उसने देखा जंगल में भयानक आग लगी हुई है। पशु पक्षी हिरण सब वहां से भाग रहे हैं। उसी दौरान उसने देखा कि शेर के दो छोटे शावक आग में फंसे हुए हैं। वह अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए उन झाड़ियों में कूद पड़ा। उसने झाड़ियां तलवार से काट काट कर वहां सब साफ कर दिया। अब चारों तरफ एक मैदान सा बन गया था, और उन बच्चों को लाकर सुरक्षित मैदान में रखा। घबराए हुए बच्चे भी जान गए थे कि अब हम खतरे से बाहर हैं, और यह भी समझ रहे थे कि इसने मेरी जान बचाई है, तो वे उसके पैरों को चाट रहे थे। तभी जंगल को थर्राती हुई शेरनी की दहाड़ गूंजी। शेरनी तूफानी रफ्तार से दौड़ी हुई आ रही थी। शिकार के लिए गई हुई शेरनी ने जैसे ही देखा कि जंगल में आग लगी है, तो उसने अपने बच्चों की चिंता हुई और वह तूफानी रफ्तार से वापस लौटी थी। उसने जलती ही झाड़ियों के घेरों को पार किया और मैदान में आ गई। जैसे ही वह राजकुमार पर झपट्टा मारने को हुई, तो वह दोनों बच्चे शेरनी के पास पहुंचकर उसके गले में झूल गए और कहने लगे, मां, इसने तो हमारी जान बचाई है। अगर यह नहीं आता तो हम सब नहीं होते। हम तो आग में जलकर मर गए होते। इसने जलती हुई झाड़ियों को काट करके फेंक दिया और अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया है। अपने बच्चों की ये बातें सुनकर शेरनी बड़ी ही कृतज्ञता से राजकुमार की तरफ देखने लगी, जैसे अपनी मूक भाषा में कह रही हो कि मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकती हूं। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। राजकुमार ने उससे कहा, मुझे दूध लाने के लिए भेजा गया है। सभी बच्चे खुश होकर अपनी मां का दूध पी रहे थे। राजकुमार ने पत्ते लाकर उनका एक दोना बना लिया।
उस दोने को दूध से भर लिया और वहां से रवाना हो गया। अब उसे घर जाने की जल्दी थी। जल्दी से जल्दी उसने जाकर दूध राजा को दे दिया। जैसे ही नई रानी ने शेरनी का दूध लगाया, उसका सिर दर्द तुरंत ही ठीक हो गया। राजकुमार अमरदीप सकुशल लौट आया था। यह देखकर वह डायन, जो उसके मरने की खबर का इंतजार कर रही थी, उसको जीवित देखकर कुंठित हो गई। अब डायन राजकुमार को पहचान रही थी। राजकुमार डायन को पहचान रहा था। दोनों ही छिपे हुए भेष में थे और एक दूसरे पर घात प्रतिघात कर रहे थे। अब दोनों में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। अमरदीप अपने बाबा रसोइये के घर चला गया। उसे अपनी माँ से ढेर सारी बातें करनी थी। अपने पर जो बातें गुजरी थी वे सब उसे सुनानी थी और उनकी भी बातें सुननी थी। 2-3 दिन उसके बहुत ही अच्छे बीते। अभी की थोड़े ही दिन बीत पाए थे कि अचानक नई रानी के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द भी ऐसा भयानक शुरू हुआ कि वह किसी वैद्य हकीम के द्वारा ठीक नहीं हुआ, ठीक पहले वाले सिर दर्द की तरह। अब राजा बहुत चिंतित थे कि क्या किया जाए। अब की बार वे पहले की तरह चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने जाकर सीधे रानी से ही पूछा, बताइए आपका यह पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। रानी ने बताया, वह जो रसोइये का बेटा है उसी को बुलाइए, वही मेरी बीमारी के लिए दवा ढूंढ कर लाएगा। इस जंगल के सबसे दक्षिणी दिशा में सबसे आखिरी छोर पर जो गांव पड़ता है उसी में मेरी माँ रहती है। वहां पर जो खास किस्म के खीरे पैदा होते हैं, उनके रस को पीने से मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। राजा ने इतनी आसानी से मुसीबत टलते देखकर प्रसन्न होते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अभी लो, अभी बुलवाता हूं मैं उसे। राजा ने तुरंत ही उसे रसोइये को बुलवाया और कहा, जल्दी से अपने बेटे को भेजो। रानी फिर से बीमार हो गई है। अकेला वही वीर है जो उनके लिए दवा ला सकता है। रसोइये को संदेह हुआ कि यह तो फिर से राजकुमार को फंसाने के लिए चाल है। उसने घर जाकर जब यह बात सबको बताई, तब रसोइये का बेटा यानी राजकुमार राजा के पास आया और उसने राजा से कहा, पहले वाला काम भी बहुत कठिन था और यह भी बहुत कठिन है, क्योंकि जो यह बता रही हैं कि इनकी माँ का गांव जंगल के दक्षिणी छोर पर स्थित है, वहां पर डाकिनों, पिचासिनों और डायनों का राज है। तो वहां मेरी जान भी जा सकती है। मेरे माँ बाप के लिए कोई प्रबंध कीजिए। राजा ने पूछा, क्या प्रबंध चाहते हो। अमरदीप ने कहा, मैं 50,000 सोने की मोहरें चाहता हूं। मैं अपने माँ बाप के जीवन भर की देखभाल का इंतजाम करके उसके बाद जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो। इसके बाद उन्होंने खजानची को आदेश दिया कि इस लड़के को 50,000 सोने की मोहरें दे दी जाएं। उसके बाद अमरदीप ने कहा, अब तुम अपने जाने की तैयारी करो। तब तक दासी आई और उसने कहा कि आपको नई रानी ने बुलाया है। वह नई रानी के पास गया तो नई रानी बोली, तुम वहां जाओगे तो मेरी माँ तुम्हें कैसे पहचानेगी, इसलिए मैं तुमको एक चिट्ठी लिख कर देती हूँ। जब तुम यह चिट्ठी मेरी माँ को दिखाओगे तो वह तुम्हें पहचान लेगी कि मैंने तुम्हें भेजा है और वह तुम्हें मेरे उपचार के लिए खीरा दे देगी। अमरदीप ने कहा, ठीक है, लाओ वह चिट्ठी मुझे दे दो। रानी ने एक चिट्ठी उसे दे दी और वह अपने अभियान के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसने चिट्ठी को खोल कर देखा तो चिट्ठी सांकेतिक भाषा में लिखी हुई थी, लेकिन राजकुमार को जब राजकाज की शिक्षा दीक्षा दी गई थी तो उसमें सभी प्रकार की सांकेतिक भाषाएं भी पढ़ाई गई थी। उसने वह भाषा पढ़कर संदेश भी पढ़ लिया। उसमें लिखा हुआ था, यह लड़का मेरा पक्का दुश्मन है, इसे मार डालना। यह यहाँ का राजकुमार है, इसके मरने के बाद पूरे राज्य की मैं मालकिन बन जाऊंगी। फिर आप भी यहाँ आ जाना और मौज करना। फिर अपने सभी लोगों को
यहाँ बसा लेंगे। मित्रों, कथा का यह भाग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।